वालेकुम जी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। सेमेस्टर है हमारा 6 और सब्जेक्ट है हमारा जीन क्लोनिंग। टॉपिक है जी प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए। प्लाज्मिक डीएनए की प्रिपरेशन कर ली, टोटल साइड डीएनए की प्रिपरेशन कर ली। आज के लेक्चर के अंदर हमने बैक्टीरियोफेज डीएनए की प्रिपरेशन देखनी है कि वो किस तरह से होती है। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और उनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो जो की डिफरेंस है फेज डीएनए प्योरिफिकेशन के अंदर और टोटल साइड डीएनए की प्रिपरेशन के अंदर या फिर प्लाज्मिक डीएनए की, वो ये है कि जो फेजेस हैं उसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो हमारे पास कोई सेल एक्सट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं बैक्टीरियोफेज के जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्टेन किया जा सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम से, किसी भी इन्फेक्टेड कल्चर से। जब हम इस तरह का कोई कल्चर ले लेते हैं जो कि इन्फेक्ट हुआ हो, बैक्टीरिया का ऐसा कल्चर जो कि इन्फेक्ट हुआ हो बैक्टीरियोफेजिस के साथ, ठीक है, उस कल्चर को लिया हमने, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हुआ, जो बैक्टीरिया थे वो पैलेट आउट हो चुके। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फेज पार्टिकल्स थे वो सस्पेंशन के अंदर रह गए। जो फेज पार्टिकल्स हैं इस तरह से उनको कलेक्ट किया जा सकता है और जो डीएनए है उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है डीप्रोटीनाइजेशन के प्रोसेस से। फिर हमने जो मेन डिफिकल्टी हमारे पास आती है वो आती है जी लैम्डा फेजिस के साथ। लैम्डा फेजिस को जो ग्रो करवाना, उनका इन्फेक्टेड कल्चर को ग्रो करवाना पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फेज टाइटर है वो हमारे पास सफिशेंटली हाई हो। फेज टाइटर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ फेज पार्टिकल्स पर एमएल ऑफ कल्चर, मतलब इनके केसेस में हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए होती है। लैम्डा फेजिस की बात करें प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर देखी जाए तो मैक्सिमम टाइटर जो कि रीजनेबली ऑब्टेन की जा सकती है वो लैम्डा फेजिस के लिए 10⁻10 पर एमएल है, ठीक है। लेकिन जो 10⁻10 लैम्डा पार्टिकल्स यील्ड हैं वो उनके अंदर डीएनए की अमाउंट देखी जाए तो सिर्फ 500 नैनोग्राम इतना डीएनए उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये किस तरह से कर सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, ये देखें हमने कल्चर लिया जो कि बैक्टीरियोफेजिस इन्फेक्टेड था, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, फिर उसकी वजह से बैक्टीरिया का जो पैलेट है वो हमारे पास सेपरेट हो गया। फिर हमने ग्रोथ करवानी है कल्चर्स की टू ऑब्टेन अ हाई टाइटर। इसके अंदर हमने क्या करना है, जब हमने लार्ज वॉल्यूम कल्चर का यूज़ करना है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हमें मैक्सिमम फेज टाइटर जो है वो चाहिए हो, और उसके लिए हमें जो है काफ़ी स्किलफुल एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जो नेचुरली अकरिंग लैम्डा फेजेस हैं वो लाइसोजेनिक हैं, ठीक है, और इन्फेक्टेड कल्चर जो है उसके पास जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं उनके पास प्रोफेज होता है और उसकी इंफ्रिगेशन जो है वो हुई होती है बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। जब हम बात करते हैं हाई यील्ड की एक्स्ट्रा सेलुलर लैम्डा फेज की, तो जो कल्चर है उसको इंड्यूस करवाना पड़ता है, उसकी इंडक्शन करवानी पड़ती है ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे इंटर हो सकें लिटिक साइकिल में। मतलब कि हमें सेल की कन्वर्जन करवानी पड़ती है लाइसोजेनिक साइकिल टू लिटिक साइकिल, इसको कहते हैं इंडक्शन। जो इंडक्शन है उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ज़्यादातर जो लेबोरेटरी स्ट्रेन्स हैं लैम्डा फेजिस के उनके पास टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन होती है CI जीन के अंदर। ये वो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने में फेज को इंटीग्रेटेड स्टेन के अंदर। अगर ये इनएक्टिवेट हो जाए तो ये म्यूटेशन की वजह से तो जो CI जीन है वो लॉन्गर फंक्शन नहीं कर सकेंगे और जो सेल है वो पहले ही उनकी लाइसिस हो जाएगी। जो CITS म्यूटेशंस हैं और जो CI जीन हैं वो फंक्शनल होते हैं 30 डिग्री पे, जिनके अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है लाइसोजेनिक का वो हो सकता है, लेकिन 42 डिग्री के ऊपर CITS जीन प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकती प्रॉपरली और लाइसोजेनी मेंटेन नहीं की जा सकती। मीन्स कि हमें पहले लाइसोजेनी मेंटेन करनी पड़ती है, लाइसोजेनी को मेंटेन करने के बाद हमें साइकिल की इंडक्शन करवानी पड़ती है, लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से लाइसोजेनी को मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है। जो CITS म्यूटेशन है वो क्या करती हैं, वो इंड्यूस करती हैं टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर फेजेस बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं नॉन लाइसोजेनिक फेजेस की, इसके लिए हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं और डिलीट करनी पड़ती हैं CI जीन्स को और इस तरह की दूसरी जीन्स को। सबसे पहले हमें जो हम वे यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने कल्चर को ग्रो करवाना है,
वो देखना पड़ता है। फिर हमने एडिशन देखनी होती है फेज पार्टिकल्स की। अगर तो हमारे पास लो टाइटर आए, ठीक है, अगर जो फेज है वो डिवाइड कर रहा है, पहले से डिवाइड कर रहा है, फेज हमने ऐड कर दिया सेल के डिवीजन से पहले ही, तब भी जो हमारे पास लो फेज टाइटर आएगा या फिर लो फेज जीन आएगी। ये देखें, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर जो है वो प्रोफेज बना हुआ है। हमने कोई इंडक्शन नहीं करवाई 30 डिग्री के ऊपर, नॉर्मल जो है लाइसोजेनिक साइकिल जो इसके अंदर हो सकता है। फिर हम 42 डिग्री पे क्या हुआ, लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो उसके अंदर इंडक्शन हो गई, इसके अंदर जो एक्सीजन हो गई लैम्डा जीनोम की, सेल की लाइसिस हो गई, और सेल की लाइसिस की वजह से जो हमारा जो सेल है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि लाइसोजेनिक को पहले मेंटेन किया जाए। इस तरह से इंडक्शन हो जाती है लैम्डा CITS की, जो कि म्यूटेशन है, और लाइसोजेन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का जो हमारे पास एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है 30 to 42 डिग्री तक का शिफ्ट आ जाता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट सेल डेंसिटीज़ के ऊपर डिफरेंट जो है टाइटर किस तरह से आता है। अगर सेल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो तब भी जो सेल के अंदर कम्प्लीटली बैलेंस नहीं होता। ये देखें, कल्चरल डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा लो, कल्चरल डेंसिटी मतलब बैक्टीरिया की जो तादाद है वो बहुत कम हो, ये देखिए बहुत कम तादाद में बैक्टीरिया हैं, हमने फेजेस ऐड कर दी हैं, ठीक है, जो सारे के सारे सेल्स हैं वो रैपिडली लाइज हो जाएंगे, हमारे पास लो फेज टाइटर आएगी। अगर बैक्टीरियल सेल डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो, फिर हमने फेज ऐड किए हैं, तो कल्चर जो है वो कभी भी कम्प्लीटली लाइज नहीं होगा, तब भी हमारे पास लो फेज टाइटर आएगा। अगर सेल डेंसिटी जो है वो जस्ट राइट हो, ये देखें, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा हाई, नॉर्मल, तो अगर हम तब फेज ऐड करते हैं तो कल्चर जो है कंटिन्यू ग्रो करेगा। फिर हमारे पास जो नए जो है बैक्टीरियोफेजेस वो भी बनना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे पास फेज टाइटर है वो भी हाई होगा। फिर हमने कलेक्शन ऑफ फेजेस किस तरह करनी है ऑफ फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कल्चर। जो रिमेन्स हैं लाइव बैक्टीरियल सेल के इंटैक्ट सेल्स के साथ जो बच जाते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है इन्फेक्टेड कल्चर से बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से। जब हमारे पास अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने रिड्यूस करना होता है साइज ऑफ सस्पेंशन को, जो हमारे पास साइज आया है बैक्टीरियल कल्चर का उसको रिड्यूस करना है टू 5 ml या फिर लेस, ताकि हमारे पास एक मैनेजेबल एक्सट्रैक्शन आ सके। जो फेज पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं, ठीक है, वो इतने स्मॉल हैं कि उनको पैलेट आउट किया जा सकता है बाय हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। जो कलेक्शन है फेजेस की इस वजह से अचीव की जा सकती है बाय पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल क्या है, ये एक चेन लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कंपाउंड है जो कि साल्ट की प्रेजेंस के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी असेंबलीज बन जाती हैं, जैसे कि फेज पार्टिकल्स जो कि प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, और प्रेसिपिटेट को फिर बाद में कलेक्ट किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन से, फिर इसको बाद में रीडिज़ोल्व भी किया जा सकता है एक सूटेबली स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। ये देखिए हमारे पास फेज सस्पेंशन है, हमने इनके अंदर PEG ऐड किया। PEG क्या है, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, और सोडियम क्लोराइड ऐड किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फेज पार्टिकल्स की प्रेसिपिटेशन होगी, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से क्या हुआ, फेज पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए और उनके पास सेल डेब्रिस भी था। फिर रिसस्पेंड किया पैलेट को ताकि सेल डेब्रिस और फेज पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सके। अब हमने प्योरीफिकेशन करवानी है DNA की फ्रॉम फेज पार्टिकल्स। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल है उसके अंदर भी जो बैक्टीरियल डेब्रिस है वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमें सेल डेब्रिस को रिमूव करना पड़ता है। अब हमने क्या करना है, इन कंटेमिनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ। जो लैम्डा पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, बैंड बना देंगे जब हम इसको सीजियम क्लोराइड के अंदर डालेंगे, ठीक है। उन्होंने बैंड बना दिया, डेंसिटी इनकी क्या है 1.4 to 1.50 ग्राम पर cm क्यूब। इस तरह से हम इनको रिमूव कर सकते हैं।
डायलिसिस के ज़रिए, जिसकी वजह से हमारे पास प्योर फेज प्रिपरेशन आ जाती है, जिसकी वजह से डीएनए जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फिनोल से या फिर प्रोटीएज ट्रीटमेंट के साथ। फिर नेक्स्ट है जी प्योरीफिकेशन ऑफ M13 डीएनए। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जो M13 है, ज़्यादातर जो डिफरेंस है M13 का और लैम्डा इन्फेक्शन साइकिल का वो ये है, वो इसका एक एडवांटेज है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को, वो विश करते हैं कि वो प्रिपेयर करें M13 डीएनए का। वो क्यों? क्योंकि जो डबल स्ट्रैंड रेप्लिकेटिव फॉर्म होती है M13 की, वो बिहेव करती है एक हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड की, और इसकी प्योरीफिकेशन ईजी होती है एक तो M13 की, ये बेनिफिट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। दूसरा, जो सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है इन्फेक्टेड सेल से M13 का और उसकी रेप्लिकेटेड फॉर्म, उसको सेपरेट किया जा सकता है बैक्टीरियल डीएनए से, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी से। दूसरा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म होती है M13 जीनोम की, उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फेज पार्टिकल्स भी चाहिए होते हैं। इस रिस्पेक्ट में क्या होता है, एडवांटेज आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं लैम्डा का, जिसके अंदर हमें हाई टाइटर चाहिए होता है, लेकिन M13 को ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो सेल्स M13 से इन्फेक्टेड हुए होते हैं वो कंटिन्यूसली सिक्रीट हो जाते हैं मीडियम के अंदर, जिनकी वजह से फिर लाइसिस कभी भी नहीं होती, और जो M13 टाइटर है वो इजीली अचीव की जा सकती है। मतलब कि M13 इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन जो लैम्डा है उसकी कंसंट्रेशन और हाई टाइटर अचीव करना काफ़ी मुश्किल है, तो ये एक एडवांटेज है M13 को। अब हम देखते हैं कि जो हाई टाइटर्स हैं उनका मतलब ये कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड M13 डीएनए वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम्स, जैसे कि 5 ml या फिर लेस। समराइज करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड M13 डीएनए की जो प्रिपरेशंस हैं उनकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ जो स्मॉल वॉल्यूम या फिर इन्फेक्टेड कल्चर्स की, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवा सकते हैं, बैक्टीरिया की प्रेसिपिटेशन भी ईजी हो जाती है, और इसके अंदर जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल उसको भी यूज़ किया जा सकता है, और रिजल्टिंग हमारे पास M13 डीएनए आ जाता है। अब प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड M13 डीएनए की फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने कल्चर लिया ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, फिर उनको सेंट्रीफ्यूज करवाया ताकि रिमूव किया जा सके सेल्स को। ये जो हमारे पास पैलेटेड सेल्स हैं और ऊपर जो हमारे पास M13 फेज सस्पेंशन है। फिर हमने इनके अंदर PEG डाला, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हो गई M13 फेजेस की। फिर हमने रीसस्पेंड किया फेज को इस बफर के अंदर, बफर जो है pH को मेंटेन करते हैं, उनकी वजह से M13 डीएनए ये देखें सबसे ऊपर उनकी लेयर है, फिर प्रोटीन्स हैं, फिर फिनोल्स हैं। फिर हमने एक्वस लेयर को रिमूव कर दिया और इथानॉल को और सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, फिर दोबारा से रीसस्पेंड किया M13 डीएनए को इन स्मॉल वॉल्यूम। ये था जी हमारा M13 डीएनए की प्रिपरेशन का स्टेप। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।